Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Khania and I am your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, which is going to help you prepare better for your upcoming UPSC mains exam. So I've been speaking to a lot of students और उनकी एक ही प्रॉब्लम रहती है, whether it is a commerce aspirant or whether it is a management aspirant. एंड दे आर कि सर हम थ्योरी पेपर्स तो अच्छे से टैकल कर लेते हैं, इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट क्लियरली, अगर हमने सफिशिएंटली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी हुई है तो थ्योरी क्वेश्चंस को हम डील कर लेते हैं. But when it comes to practical topics, when it comes to numericals, we are somehow not able to solve them. और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो अप्रोच की है, as to how are you preparing for the same. क्योंकि एक नॉर्मल सा कन्वेंशनल बिहेवियर क्या है कि द मोमेंट वी आइडेंटिफाई अ प्रैक्टिकल, हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती है कि यार ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. बट एक्चुअली ये अप्रोच यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है. अगर आप एक ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या लेट्स से इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस अप्रोच से आपका काम चल जाए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ यूपीएससी एग्जाम, देन सर्टेनली दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. And why I'm telling you this, because on going through a lot of past year questions, what I've identified is कि कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में exactly mention नहीं होता है कि आपको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को कौन से मेथड या कौन से कंसेप्ट से सॉल्व करना है. Therefore the work becomes all the more important कि आपको उस कंसेप्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत इन डेप्थ क्लैरिटी होनी चाहिए. So what I've done today is I have broken down your preparation into 3 steps specifically for numericals and I'm going to give you a lot of examples. अगर आप उन एग्जाम्पल्स को फॉलो कर पाएंगे, अगर आप उस अप्रोच को फॉलो कर पाएंगे, आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक वेरी गुड स्कोर. यू विल बी एबल टू क्रैक ऑल दोस क्वेश्चंस एंड आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इन योर एग्जामिनेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप जो है, जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू प्रिपेयरिंग, इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. डोंट जंप टू द न्यूमेरिकल. जैसे ही आपको कोई कंसेप्ट मिलता है, जैसे आप किसी कंसेप्ट पे पहुंचते हैं, डोंट जस्ट रश इनटू सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स कि ठीक है मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और अब मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेता हूं. दैट इज अ प्योर ब्लंडर अप्रोच. दैट इज नॉट एट ऑल अ करेक्ट अप्रोच. ठीक है. सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द कंसेप्ट, लेट्स से आपने एक कंसेप्ट समझ लिया, कोई भी कंसेप्ट ले लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट हो गया, टैक्स का हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का हो गया. एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया है, the second step has to be to identify what are the various methods and techniques to solve it. For example, एक छोटा सा एग्जांपल लूं अगर मैं स्टैटिस्टिक्स का, अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है. एक आपके पास डायरेक्ट मेथड है, एक आपके पास शॉर्टकट मेथड है और एक आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड है. तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मुझे मीन नहीं आना चाहिए, सिर्फ मुझे एवरेज नहीं आना चाहिए, मुझे तीनों अप्रोचेस आने चाहिए. बिकॉज हो सकता है कि जिस तरीके का क्वेश्चन आए एग्जाम में, हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने को ना कहें, हो सकता है वो आपसे स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने को कह दें. So for this, a thorough clarity on all these methods and techniques are very, very important and crucial. The third step should be, once you have identified the basic concepts, once you have identified the various techniques के concepts को आपने जब समझ लिया है, then you go on and take up the third step, take up a plunge in solving the numericals comprehensively. ठीक है. ये 3 स्टेप हो गए. इसको 2 एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद आपको और बेटर तरीके से समझ में आए. एंड आई हैव टेकन दीज एग्जांपल फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर्स ओनली. ठीक है. सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना और रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो आएगा उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि आपको ये कंसेप्ट सॉल्व करना है और ये मेथड से सॉल्व करना है. दैट मीन्स हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेने की जरूरत है. ठीक है. सो लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से कि एक स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक में एक क्वेश्चन गिवन है आपको, जहां पे आपके सामने डेटा गिवन है. लेट्स से एक सेल्स का डेटा गिवन है और एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का डेटा गिवन है. ठीक है. और आपको वहां पे क्वेश्चन के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, सर दो सेंटेंसेस के अंदर आपको एक लाइन गिवन है. दैट इज आइडेंटिफाई एंड फाइंड आउट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. Also interpret what is going to be the impact of advertisement expenditure on the sales of the firm. अब आपके सामने 2 sentences given है, 2 lines given है, तो आपका पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? that you identify the concept. जिन लोगों ने बहुत अच्छे से कीवर्ड पढ़ा होगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को पढ़ा होगा, उन्होंने सेंटेंस को पढ़ते ही मार्क कर लिया होगा, छोटा सा मेंशन कर लिया होगा कि यार जो पहला सेंटेंस है, डिग्री एंड डायरेक्शन, दैट इज टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन. Whereas the moment we say that impact of one variable on the other or advertisement on sales, we are basically talking about a regression analysis. तो एक ही क्वेश्चन में बिना आपको बताए उन्होंने मेंशन कर दिया, आइडेंटिफाई करने को कह दिया कि आपको कोरिलेशन भी सॉल्व करना है और आपको रिग्रेशन भी सॉल्व करना है.
Now a lot of students who are not very well aware about these keywords, let's say कि आपको ये keywords नहीं पता थे या आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आप गलती क्या करते हो कि आप जाते हो और आप पूरा कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो एंड देन यू फील कि यार हम तो क्वेश्चन सही करके आए थे, हमें मार्क्स कम क्यों मिले या फिर हमारे नंबर कटे क्यों। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए दैट यू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट्स इन अ वेरी थॉरो एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। सेकंड सिचुएशन क्या है, जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताई थी, अंडरस्टैंडिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। अब यहां पे क्या हो सकता है कि आपने मेथड तो सही से आइडेंटिफाई किया, बट आपके दिमाग में एक प्री कंसीव नोशन बना हुआ है कि यार कार्ल पियर्सन मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग कोरिलेशन, जो ज्यादातर क्वेश्चन में पास्ट ईयर्स में रिपीट हुआ है। तो आपने क्या किया, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना ज्यादा सोचे, आपने जाके कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। बट जब आपने बाद में लेट से डेटा को देखा तो आपको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली आपको जो डेटा गिवन था दैट वाज गिवन इन ऑर्डिनल फॉर्म। ऑर्डिनल फॉर्म का क्या मतलब है, रैंकिंग गिवन थी, 1 2 3 4 ऐसे करके डेटा के अंदर रैंकिंग गिवन थी। नाउ जिन्होंने भी अच्छे से टेक्निक्स और मेथड्स पढ़े होंगे उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जैसे ही आपको डेटा पॉइंट्स के अंदर रैंक्स गिवन होती है, यू आर सर्टेनली नॉट गोइंग टू कंप्यूट द कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड, यू आर गोइंग टू यूज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है ये आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके की गलतियां स्टूडेंट से हो सकती हैं। तो एक बार आपने टेक्निक को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, देन यू शुड गो ऑन टू द थर्ड स्टेप दैट इज प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स कॉम्प्रिहेंसिवली। सिलेक्टिव स्टडी मत करिए, ऐसा मत करिए कि नहीं यार कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट पूछा जाता है एग्जाम में तो वो तो आपने प्रैक्टिस कर ली, स्पीयरमैन नहीं किया। बिकॉज अगर अचानक से एग्जामिनर का मन कर गया और उसने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पूछ ली, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल था। अब आपको एक एग्जांपल मैं और देता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू गिव यू अ बेटर क्लैरिटी। लेट्स से कि आपको 4 सेंटेंस के अंदर एक लाइन लिखी हुई है दैट अ कंपनी XYZ लिमिटेड इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ कैपिटल क्रंच और कैपिटल राशनिंग, ठीक है। देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स, लेट्स से A B C D E आर अवेलेबल टू यू एंड द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, ओके। As an individual, as a person, as a manager, finance manager, you have to compute and calculate that which of the method is going to be used in order to take a capital budgeting decision. अब जैसे ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपके कान में सुनाई देता है, आपको दो ही टर्म्स, दो ही मेथड सबसे पहले याद आते हैं, दैट इज एन एनपीवी मेथड एंड एन IRR मेथड। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट कर रहा है कि अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक कर दिया है, whether the person, whether the examiner, whether the applicant will be able to identify that particular concept or not। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं और कैपिटल राशनिंग की सिचुएशन है, यू आर सर्टेनली गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नॉट एनपीवी, नॉट IRR। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक सही मेथड होगा जिसको आपको यूज करना है, ठीक है। नाउ यू कैन गो ऑन एंड यू कैन रेफर टू वेरियस फॉर्मूलाज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। एंड फाइनली क्या करना है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल दोस टेक्निक्स, यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज टेक्निक्स एंड ईच ऑफ दीज मेथड्स। तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस होना चाहिए जब आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विच इज अ न्यूमेरिकली ओरिएंटेड सब्जेक्ट, जहां पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं। आई होप आपको इस मेथड से, इस 3 स्टेप अप्रोच से थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी। वी आर जस्ट मेकिंग अ कंटिन्यूअस एफर्ट टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। That was all for today. If you have any queries, just let me know in the comment section, or you can also join our Telegram group for further update. If you want to subscribe to our courses, you can visit our website anujjindal.in, or you can give us a call on the number 9999466225. That was all for today. Thank you. Have a nice day. Take very good care of yourself. Keep preparing and all the best.